ओके, हम लोगों ने कंसाइनमेंट में अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन 3 जो हम लोगों ने पहले किया उसमें मेन टॉपिक था अबनॉर्मल लॉस और ऑब्वियसली क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। फिर हमने क्वेश्चन 4 किया। क्वेश्चन 4 में मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल लॉस और क्लोथिंग स्टॉक। तो दोनों क्वेश्चन में मेन फर्क ये था कि अबनॉर्मल लॉस के टाइम पे क्लोथिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं और नॉर्मल लॉस के टाइम पे क्लोथिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ हो तो क्या, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये पूरा टॉपिक हमारा आज का इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो ऑब्वियसली हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे सारे। ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी मेरे को क्वेश्चन की इमेज ऐड करना बाकी है, 1-2 एडजस्टमेंट और है। पहले आंसर का फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। आप सब लोग भी जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, यहाँ पे वीडियो पॉज करके 3 अकाउंट बना लो, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइनी अकाउंट और एक गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक फुल पेज का कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर एक 3/4 पेज का कंसाइनी अकाउंट और लास्ट में 3-4 लाइन का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना फॉर्मेट बना लो पहले। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 7 में कंसाइनर का नाम राजीव है, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर राजीव। एक कंसाइनमेंट अकाउंट फुल पेज का कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट जैसा होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर सामने वाले पेज पे कंसाइनी अकाउंट, इस क्वेश्चन में कंसाइनी का नाम संजीव है, संजीव। और एक लास्ट में छोटा था गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसे 3 अकाउंट आपको ना पूछे हो तो भी हमेशा ये 3 अकाउंट तो बना ही देना। आगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव ऑफ राजकोट कंसाइंड 20 टीवी सेट तो संजीव ऑफ सूरत एट एन, ये AN है, एन, एट एन इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे करेक्शन है, मतलब इमेज प्रॉपर नहीं है ये। एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000 ईच, ये 10,000 इनवॉइस प्राइस है। तो 20 टीवी सेट्स, राजीव ऑफ राजकोट कंसाइन 20 टीवी सेट टू संजीव ऑफ सूरत एट एन, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस आएगा, एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 10,000 ईच ऑन 1/4/2009। यहाँ पे एट एन इनवॉइस प्राइस आएगा, इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000 ईच ऑन 1/4/2009। तो 20 टीवी सेट तो संजीव ऑफ सूरत। अब राजीव ने 20 टीवीज भेजे संजीव को। ओके, सुनना अभी ध्यान से इसकी एंट्री, ये इनवॉइस प्राइस वाला नया टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले एंट्री वही है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कोई लिखना नहीं कुछ भी, सिर्फ सुनते जाना। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब 20 टीवी भेजे राजीव ने एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 10,000 ईच, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये होता है 2 लाख। ये 2 लाख रुपीस जो है ये इनवॉइस प्राइस है। मैं IP लिख देता हूँ, अच्छा चलो अच्छी तरह लिख देता हूँ, इनवॉइस प्राइस। ये 2 लाख रुपीस जो है ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। अब ये नया टॉपिक है, सुनना, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। 2 लाख रुपीस के गुड्स कंसाइनर ने भेजे, तो जब कंसाइनर गुड्स बेचता है तो एक इफेक्ट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है कंसाइनी अकाउंट में, सॉरी, दूसरा इफेक्ट होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट। तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे एक अकाउंट बनाया है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें 2 लाख रुपीस हो जाएगा क्रेडिट, उसको बोलेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस। डन, यहां तक इजी था। इनवॉइस प्राइस हम लोगों ने 2 इफेक्ट किए, कंसाइनमेंट में डेबिट और गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट में क्रेडिट, 2 लाख। आगे फिर इसका जो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का जो कैलकुलेशन है वो सीखना है हमको। द इनवॉइस प्राइस इज अराइव्ड
एट, यहाँ पे आएगा बाय, बाय एडिंग, बाय के बाद एडिंग आएगा, बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब ये जो 10,000 है ये इनवॉइस प्राइस है। अब थोड़ा बहुत मैं इनवॉइस प्राइस के बारे में भी समझा देता हूँ, सुनना ध्यान से। और ये लाइन याद रखना, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये लाइन याद रखना। अब वर्किंग नोट्स में जाते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट्स। ओके, क्वेश्चन में हमको इनवॉइस प्राइस दी हुई है, पहले कैलकुलेशन समझा देता हूं, अमाउंट्स आ जाएंगे तो आगे समझाना इजी हो जाएगा मेरे लिए। इनवॉइस प्राइस है 10,000 रुपीज पर टीवी, इनवॉइस प्राइस है 10,000 रुपीज पर टीवी, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट ऐड किया हुआ है वो प्रॉफिट ऐड किया हुआ है एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड किया हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब जैसे हम लोग 11th में करते थे, अमाउंट यहाँ पे इनवॉइस प्राइस की दी हुई है, परसेंटेज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ है। अब सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, सुनते जाना, सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, उससे बड़ा होता है इनवॉइस प्राइस, और उससे बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। ये तीन अमाउंट होती है, सबसे छोटा कॉस्ट प्राइस होता है, उससे बड़ा इनवॉइस प्राइस होता है, उससे बड़ा सेलिंग प्राइस होता है। एक बार अमाउंट्स की कैलकुलेशन आ जाए फिर मैं और अच्छी तरह डिटेल में थियरी समझाता हूं इसकी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो जैसे मैं 11th में आपको बताता था कि जिसका भी नाम सेंटेंस में पीछे दिया हुआ है, जिसका नाम सेंटेंस में पीछे दिया हुआ है उसको सपोज करेंगे 100, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे 100, सपोज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, ऐसा हम सपोज करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो पीछे नाम किसका है, कॉस्ट का, तो कॉस्ट को मैंने सपोज किया 100। अब इसमें मैं लिखूंगा ऐड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% 25 ही होता है। कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज किया 100, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% 25 ही होता है, ठीक है। तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 125, इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, डन यहां तक। कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 25, इनवॉइस प्राइस 125। वैसे 11th में मैंने आप लोगों को एमयू वाली ट्रिक भी बताई थी, 4 अलग अलग तरीके बताए थे, आज इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। 11th स्टैंडर्ड की जो पहली ट्रिक थी वही बता रहा हूं, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे लिखा हुआ हो, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे लिखा हुआ उसको सपोज करो 100, तो कॉस्ट प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 25, 100 प्लस 25, तो हमारा इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 125। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनवॉइस प्राइस 125, तो कॉस्ट प्राइस 100, ये आपके सामने है। इनवॉइस प्राइस 125, तो कॉस्ट प्राइस ये वाला 100। अब एक्चुअल इनवॉइस प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो एक्चुअल इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000, तो अगर इनवॉइस प्राइस 10,000 होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना, मतलब 125 के सामने 100, तो 10,000 के सामने कितना, ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इतना छोटे बच्चों के जैसे आपको ये क्रॉस भी लगा के दिखाऊं तो और बचा गया, बाकी आप लोग 16 साल के हुए क्यों। 125 के सामने 100, तो 10,000 के सामने कितना, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8,000 रुपए पर टीवी, 8,000 रुपीज पर टीवी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 8,000। अब सुनना इनवॉइस प्राइस के पीछे की थियरी क्या होती है, सुनना, कॉस्ट प्राइस है हमारा 8,000, इनवॉइस प्राइस है हमारा
10,000 और सेलिंग प्राइस जो होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन में जाके दिखा देता हूं एक एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस का। अब क्वेश्चन में देखोगे ना तो नीचे नीचे सेलिंग प्राइस लिखा होगा, ये रहा। He sold 10 TV set at rupees 11,000 each for cash. He sold 5 TV set at rupees 12,000 each to Mafatlal on, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, ऑन क्रेडिट। तो ये कैश सेल है 11,000, क्रेडिट सेल है 12,000। मैं कैश सेल ही ले लेता हूँ 11,000, कैश सेल का प्राइस है 11,000। अब मैं वर्किंग नोट में जाता हूँ और सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ 11,000। अब मैं लॉजिक समझाता हूँ कि इनवॉइस प्राइस होता क्या है। अब तीनों डिफरेंट अमाउंट आ गई। सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, उससे बड़ा होता है इनवॉइस प्राइस, उससे बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 8,000 है। हम कौन है? कंसाइनर। हम कौन है? कंसाइनर। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस टीवी की 8,000 रुपए है, लेकिन हम कंसाइनी को बताएंगे नहीं। हम अपने एजेंट को, कंसाइनी को बताएंगे नहीं कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। हम कंसाइनी को ऐसे बोलेंगे कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 10,000 है, ताकि कंसाइनी को कभी भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता ही ना चले। हमारी कॉस्ट प्राइस 8,000 है, वो हमको मालूम है, कंसाइनी को नहीं बताना है। हम कंसाइनी को झूठ बोलेंगे। हम कंसाइनी को बोलेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन वो 10,000 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो 10,000 रुपए इनवॉइस प्राइस है। फिर हम कंसाइनी को झूठ बोलेंगे। हम बोलेंगे देख हमारी कॉस्ट ही 10,000 है, तो तू क्या करना, 10,000 रुपए से ज्यादा में ही बेचना। तो कंसाइनी बोलेगा ठीक है, 10,000 से ज्यादा में ही बेचूंगा। तो कंसाइनी उसको बेचेगा फॉर एग्जाम्पल 11,000 में। तो कंसाइनी को क्या लग रहा है? कंसाइनी को ऐसा लग रहा है कि 10,000 की टीवी 11,000 में बेची तो 1,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम मतलब कंसाइनर, हमको पता है कि 8,000 की टीवी 11,000 में बेची, 3,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, वो हमको मालूम है। तो जब अमाउंट्स आ जाती है ना तो समझाने में मजा आता है। तो सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, उससे बड़ा इनवॉइस प्राइस, उससे बड़ा सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन की इमेज प्रॉपर नहीं थी। ये जो क्वेश्चन है उसकी इमेज प्रॉपर नहीं है, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये जो 10,000 है ये इनवॉइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है। जितना मेरे को पुराना क्वेश्चन याद है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि इनवॉइस प्राइस है। ये 10,000 इनवॉइस प्राइस है जितना मेरे को याद है। ओके। राजीव ऑफ राजकोट consign 20 TV set to Sanjeev of Surat at an invoice price of 10,000 each on 1/4/2009. The invoice price is arrived at by adding 25% profit on cost price. आगे, अब जब हम लोगों ने गुड्स बेच दिए, ये 2 लाख रुपीस की इनवॉइस प्राइस के, यहाँ पे हुए डेबिट और गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट में हुए क्रेडिट। अब इस 2 लाख के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20 टीवी, इनवॉइस प्राइस 10,000 पर टीवी, उसमें प्रॉफिट है 2,000 रुपीज पर टीवी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब इनवॉइस प्राइस हमने लिखा है डेबिट साइड पे, तो हम प्रॉफिट को उल्टा कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक हमको रियलाइज नहीं हुआ है, अभी तक ये प्रॉफिट हमको मिला नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। मैं पहले एंट्री लिखूं फिर ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट इक्वल टू 20 टीवी मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपए। 2,000 रुपए पर टीवी प्रॉफिट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2,000 ये होता है 40,000। तो 40,000 रुपीज प्रॉफिट को मैंने रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया। अभी आप नेट इफेक्ट देखोगे ना, नेट इफेक्ट 10,000 रुपए इनवॉइस प्राइस डेबिट करके 2,000 रुपए प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट देखोगे तो अभी नेट इफेक्ट उतना ही आ जाएगा जितना हमारा कॉस्ट प्राइस था। 10,000 हमने डेबिट किया, 2,000 हमने क्रेडिट किया, तो दोनों का नेट इफेक्ट देखोगे तो 8,000 आ जाएगा हमारी कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले कंसाइनी को 10,000 में भेजेंगे, उसको बेच दिया,
फिर प्रॉफिट को उल्टा कर देंगे कि भाई ये प्रॉफिट अभी तक हमको रियलाइज नहीं हुआ। अब ये लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी लिखेंगे टू गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे, टू गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे भी यही लिखेंगे बाय गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट। तो ये 40,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट में होगा डेबिट 40,000। और डिटेल में बताता हूँ, सुनते रहो। ये हमारा गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 40,000। इधर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको मालूम है कि गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता, बस इतना ही आता है। इनवॉइस प्राइस क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट डेबिट साइड पे। इस अकाउंट को अभी से ही टैली कर देंगे। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है 2 लाख, क्रेडिट के टोटल में दे डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे 40,000, तो डिफरेंस आएगा 1,60,000। ये 1,60,000 को अभी से ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डन। और अगर ध्यान दो तो ये जो 1,60,000 है यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, 20 टीवी मल्टीप्लाई बाय 8,000, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 1,60,000। ये 1,60,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, डन। इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट में बस इतना ही आता है। ये अकाउंट हमारा पहले से स्टार्टिंग से ही हम लोग टैली कर देंगे इसको। इस अकाउंट को हम लोग स्टार्टिंग से ही टैली कर देंगे, बस इतना ही है ये अकाउंट, हो गया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इनवॉइस प्राइस समझाया कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है। ठीक है, मैंने बार बार बताया, सबसे छोटा कॉस्ट प्राइस होता है, उससे बड़ा इनवॉइस प्राइस होता है, उससे बड़ा सेलिंग प्राइस होता है। तो कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को झूठ बोलेगा। कंसाइनर की कॉस्ट 8,000 है, पर वो कंसाइनी को बताएगा 10,000, ताकि कंसाइनी वो 10,000 से भी ज्यादा में बेचे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे, इसके आगे मैं बताऊं बेटा, सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट में जो क्लोथिंग स्टॉक आएगा उसमें एक इनवॉइस प्राइस वाली पॉइंट आएगी, बाकी पूरा क्वेश्चन सब कुछ सेम है। सुनते रहो। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली पॉइंट थोड़ी न्यू है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सुनते रहो। राजीव पेड ₹2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस व्हाइल सेंडिंग द गुड्स। राजीव मतलब कंसाइनर, कंसाइनर ने 2,000 पे एक्सपेंस पे किया, 2,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस 2,000 कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये कंसाइनर के खर्चे हैं, कंसाइनर के खर्चे के लिए हम लोग लिखते हैं टू कैश। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनर का खर्चा हो तो भी डेबिट, कंसाइनी का खर्चा हो तो भी डेबिट। कंसाइनर कंसाइनी दोनों का खर्चा यहाँ पे डेबिट ही होगा। कंसाइनर के खर्चे के लिए लिखते हैं टू कैश और कंसाइनी के खर्चे के लिए लिखते हैं टू कंसाइनी। ठीक है, बस इसका एक ही इफेक्ट होगा टू कैश का, क्योंकि हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया नहीं है, कैश अकाउंट बनाया नहीं है, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। आगे फिर आपको लिखा हुआ है ऑन 1/4/2009, ऑन 1/4/2009 राजीव ड्रू अ बिल फॉर 4 months। ये थोड़ा सा टिपिकल है, जिन लोगों ने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है अच्छी तरह उनको आ जाएगा, सुनना ध्यान से। ऑन 1/4/2009 ये डेट इस क्वेश्चन में काम की है। ऑन 1/4/2009 राजीव ड्रू अ बिल फॉर 4 months फॉर ₹1 lakh ऑन संजीव। राजीव मतलब कंसाइनर, संजीव मतलब कंसाइनी। कितने का बिल ड्रॉ किया? 1 लाख। पहले 1 लाख की एंट्री कर लेते हैं। 1 लाख रुपीज में कंसाइनी इज द गिवर, तो कंसाइनी में क्रेडिट साइड पे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट,
कंसाइनी में क्रेडिट साइड पे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, कंसाइनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 1 लाख। ओके, अब डेट कौन सी थी? 1/4/2009। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमने ड्रॉ किया था 1/4/2009 पे, 1/4/2009 पे हम लोगों ने बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया था। ठीक है, चेक कर लेते। हाँ, 1/4/2009 सही है। 1/4/2009 पे बिल ड्रॉ किया था और बिल का पीरियड है 4 मंथ्स। अब सुनना, इस क्वेश्चन में डेट्स काम की है। ये डेट ऑफ ड्रॉइंग या प्रिपेयरिंग द बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, इस दिन बिल ड्रॉ किया हमने 1/4/2009। अब 4 महीने जो पीरियड ऑफ बिल है वो हम ऐड कर देंगे, ऐड पीरियड ऑफ बिल 4 महीने, 4 मंथ्स। तो 1/4/2009 में 4 मंथ्स ऐड कर देंगे, 1/4/2009 में 4 मंथ्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8/2009। मतलब ये जो 4 है, 4 में 4 प्लस कर दिया, ये जो 04 है 04 में 4 प्लस कर दिया तो 1/8/2009। फिर अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड, तो जब भी कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस प्लस करते हैं, 3 दिवस छूट ना, 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन हम लोग अलग से ऐड करते हैं। हम अपने कस्टमर को 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, तो हम कंसाइनी को भी 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे। तो बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, डेज में डेज प्लस करना है, 01 में 3 डेज प्लस करना है। मतलब पहले हम लोगों ने मंथ्स में मंथ्स प्लस किया, 04 में 4 प्लस किया, मंथ्स में मंथ्स प्लस किया। अब डेज में डेज प्लस करना है, 01 में 3 डेज प्लस करना है, तो हो जाएगा 4/8/2009। वन डेट में 3 डेज प्लस कर दिए तो 4 अगस्त 2009। इसको बोलते हैं बिल की मैच्योरिटी डेट, इसको बोलते हैं बिल की मैच्योरिटी डेट 4/8/2009। ठीक है, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। ये डेट आपको निकालने आनी चाहिए 4/8/2009, ये वाली डेट आपको सॉल्व करने आनी चाहिए जो 11th में आप लोग रोज करते थे। आगे इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है on 1/4/2009 Rajiv drew a bill of 4 months for ₹1 lakh on Sanjeev, which was immediately returned by the later duly accepted। मतलब संजीव ने प्रॉपर साइन करके दे दिया वापस। यहाँ पे आएगा on 4/5/2009, यहाँ पे आएगा 4/5 मतलब मई, 4th May 2009 discount Rajiv discounted this bill in the bank at the rate of 12% discount per annum। ये डेट याद रखो 4 May 2009 और ये 12% याद रखो, 4 May 2009 और 12%। चलो मैं यहाँ पे बिल की डिस्काउंटिंग की डेट लिखूंगा 4 May 2009। इसको बोलते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 4 May 2009। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12%। डिस्काउंट का परसेंटेज था 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, रेट ऑफ डिस्काउंट बोलो। अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वालों ने ये बिल 4 May 2009 पे हमको मतलब राजीव को डिस्काउंट करके दिया। तो बैंक वाले ये देखेंगे, मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, बैंक वाले ये देखेंगे कि बिल को मैच्योर होने में, बैंक वाले ये देखेंगे कि बिल को मैच्योर होने में कितने महीने बाकी हैं। तो बिल हम लोगों ने डिस्काउंट कराया 4/5 पे, बिल हम लोगों ने मैच्योर कराया 4 मई पे, और बिल डिस्काउंट, सॉरी, बिल हमने डिस्काउंट कराया 4 मई पे और बिल मैच्योर होगा 4 अगस्त पे।
तो बैंक वाले सिर्फ ये देखते हैं कि बिल को मैच्योर होने में कितने महीने बाकी हैं। तो 4 मई से लेकर 4 अगस्त तक बिल को मैच्योर होने में अभी 3 महीने बाकी हैं, तो बैंक वाले 3 महीने का डिस्काउंट काटेंगे। टोटल बिल था 4 महीने का, टोटल बिल 4 महीने का था, लेकिन डिस्काउंटिंग की डेट से लेकर मैच्योरिटी डेट तक 3 महीने बाकी हैं। बैंक वालों ने डिस्काउंट कब किया? 4 मई। बैंक वालों को उनका पैसा, बैंक वालों का पैसा वापस कब मिलेगा? 4 अगस्त पे, मैच्योरिटी डेट पे। तो बैंक वाले तो ये देखेंगे ना कि कितने टाइम तक बैंक वालों का पैसा ब्लॉक हो गया। तो बैंक वालों का पैसा ब्लॉक हो गया या इन्वेस्ट हो गया 3 महीने के लिए, 4 मई से लेकर 4 अगस्त तक। तो ये जो गैप है ये 3 मंथ्स है। तो डिस्काउंट जो होगा वो 3 मंथ्स का होगा। मैं बहुत डिटेल में बताऊं बेटा, ये 11th में बताया था एक बार। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ discounting the bill. Discount is calculated for the period from date of discounting the bill up to the date of maturity. ये रूल होता है कि डिस्काउंटिंग की डेट से लेकर मैच्योरिटी डेट तक कितना गैप है? 3 महीने। तो हम 3 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे। ये डिस्काउंट की एंट्री हम लोगों को करनी है, इसलिए अच्छी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। बद्रीनाथ वाला फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। कोई टीचर्स T लिखाते हैं, कोई टीचर N लिखाते हैं। PRT अपॉन 100 जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। तो बिल है हमारा 1 लाख रुपीस का, बिल है हमारा 1 लाख रुपीस का। रेट है ये 12%, ये रहा 12%, 12 अपॉन 100, 1 लाख रुपीस का बिल, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हम लोगों को टाइम पीरियड डिस्काउंट निकालना है 3 महीने का, तो 3/12, 3/12। तो 1 लाख रुपीस पर 12 अपॉन 100 मतलब 12% और 3 अपॉन 12 मतलब 3 महीने का। इतना हम लोगों को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन सुनना ध्यान से, कैलकुलेशन सुनना। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। वैसे तो 12 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 3000 सीधा आंसर आ रहा है, 3000। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो है 3000 रुपीज। अब जैसे मैं रोज आपको बोलता हूँ कि बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट होता है और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट होता है, 3000 रुपए। ये 3000 रुपए अनसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। अब अगर आपको इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं आएगी तो ये 3000 रुपए आपको कैलकुलेट करने नहीं आएगा, ये सीखना ही पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 3000 रुपए हो गया, हो गया। ये जो पैराग्राफ था ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर संजीव विद एंटाइटल्ड, इसमें भी एक ये 10% वाली टिपिकल पॉइंट है। संजीव इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% जनरल कमीशन एंड 2% यहाँ पे डेल क्रेडर आएगा, डेल क्रेडर कमीशन। 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेल क्रेडर कमीशन। In addition to this, he is also to be given 10% of net profit after charging share in profit। जैसे हमारा 12th में होता था मैनेजर्स कमीशन, 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पे भी वही है। संजीव मतलब कंसाइनी, उसको हम 3 टाइप की कमीशन देंगे, एक 5%, एक 2%, एक 10%। अमाउंट नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, अमाउंट नहीं मालूम हो तो भी इफेक्ट्स लिख देते हैं। तो इफेक्ट्स में अभी लिख देता हूँ। एक इफेक्ट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो कंसाइनी अकाउंट, इसमें पहले 5% ऑर्डिनरी कमीशन, ये जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है ये टोटल सेल पे होता है। फिर 2% डेल क्रेडर
कमीशन, ये क्रेडिट सेल पे होता है, और तीसरा 10% शेयर, 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तब 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब आप लोग ये 5% कमीशन वाली अमाउंट लिखो तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना, और 2% डेल क्रेडिट लिखो तो भी ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना, तो ही आपका ये 10% शेयर सही आएगा। अब 10% शेयर सही आने के लिए बाकी पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीन अमाउंट्स को, कमीशन वाली तीनों अमाउंट्स को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ऊपर लिखेंगे ना तो ये 10% शेयर सही नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ ताकि 10% शेयर वाली कैलकुलेशन सही आए। ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने सबको नीचे लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट तभी सही आएगा जब बाकी की सारी एंट्री सही है, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने नीचे नीचे लिखा है, बाकी ऊपर बाकी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो ये तीनों कमीशन यहाँ पे होंगे डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट होगा कंसाइनी में क्रेडिट। अब इसका दूसरा इफेक्ट होगा कंसाइनी में क्रेडिट साइड, तो कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट